तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर डीएसएल राउटर टीपी-लिंक W89 का सीरीज मॉडल नंबर का मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया टीपी-लिंक के बारे में। तो कोई भी हम राउटर को कॉन्फ़िगर करें, कोई भी राउटर हम सिस्टम को यूज़ करें, हमारा राउटर जो होता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए मानते हैं हम हमारे होम राउटर को, क्योंकि उसको जो है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर खुद ही होम राउटर को इंटरनेट देने के लिए खास तरह का बनाया गया है यहाँ पर। तो मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंप्यूटर जो होता है उसको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या तो फिर दूसरे लोगों कोई डिवाइसेस के अंदर या फिर दूसरे राउटर दूसरे डिवाइसेस के अंदर, तो वो जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो हमारा राउटर प्रोवाइड करता है। ओके, हम सिर्फ डीएसएल राउटर की बात करें, उसी कैटेगरी की बात करते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये जो है इस मॉडल नंबर का जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसका नाम है टीपी-लिंक A750 ड्यूल बैंड वायरलेस केबल राउटर, उसके साथ 110 वैन पोर्ट्स और उसके अंदर गेस्ट नेटवर्क भी शामिल है। पेरेंटल कंट्रोल का भी टेक्नोलॉजी है और 750 MB स्पीड सपोर्ट करने वाला वाईफाई और 3 एंटेना वाला है। और ये ड्यूल बैंड है। ड्यूल बैंड मतलब कि हम एक वायरलेस यूज़ करते हैं, लेकिन ये डबल वायरलेस मतलब डबल वाईफाई वाला ये जो है हमारा राउटर है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, आप ध्यान से देखिए। इसको मैं और नज़दीक की तरफ से बता देता हूँ। देख सकते हो कि अमेजन के ऊपर तो ये जो ब्लू वाला पोर्ट है, हमें ब्लू वाला पोर्ट देख रहे हो, ये हमारा इंटरनेट का केबल उसके अंदर जाएगा और हमें से ये जो हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसको हमें सेटिंग चेंज करनी है। तो पहले हम इसको राउटर को अनबॉक्स करेंगे, फिर हम जो है पहला इंटरनेट का केबल हम डालेंगे, फिर दूसरा हम केबल डालेंगे 1 नंबर के अंदर हमारा कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। इस कोई भी येलो वाले पोर्ट में डाल सकते हो, 1 2 3 भी कोई भी। तो पावर पिन डालने के बाद पावर ऑन करेंगे, फिर हम इसको अंदर जो भी हमारा IP एड्रेस है 192.168.1 जो भी हो हमारे बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। ओके, अगर नहीं है तो मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बहुत कुछ समझा दिया। जब मैं डी-लिंक का राउटर का जितने भी मैंने राउटर कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त जितने भी मैंने वीडियो बना कर रखी है, अगर वो वीडियो देखी होगी तो हमको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलिए हम समझते हैं कि अब टीपी-लिंक 7AC7 पार्ट ड्यूल बैंड वायरलेस कनेक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, किस तरह से वर्कआउट होता है, सब कुछ जो है वन बाय वन समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक्सेस पॉइंट भी मोड भी हमें मिलता है, फीचर जो स्पेशल फीचर्स है। गेस्ट मोड भी मिलता है, गेस्ट मोड किसे कहते हैं, और पेरेंटल कंट्रोल भी हमें मिलता है। ओके, तो ड्यूल बैंड कनेक्शन है, उसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है अब नई आ चुकी है 548 गीगाहर्ट्ज़। ओके, और उसके अलावा ये जो है 750 Mbps का ये सपोर्ट करता है और 500 गीगाहर्ट्ज़ जो 430 प्लस 450 Mbps के आसपास वो जो है मैक्सिमम स्पीड देता है हमें। तो ये तब काम आएगा जब मेरा राउटर जो है मेरा कनेक्शन इंटरनेट का जो है 500 Mbps के आसपास है। तो 500 Mbps में 750 Mbps का चल जाएगा, बहुत ही अच्छा बढ़िया रहता है। जरूर नहीं कि आप तो लेकिन 1 Gbps का कनेक्शन लिया है तो 750 का मत यूज़ करना होगी, इससे अच्छा और भी बेटर राउटर मिलते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसकी इंटरफेसेस के बारे में। तो इंटरफेस करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले हमारा जो राउटर को एक्सेस करना है तो हमें जो है राउटर को अनबॉक्स करना होगा। फिर हमें जो है लैन हमारा इंटरनेट का जो वायर जो है वो ब्लू वाला पोर्ट है जिसको इंटरनेट लिखा होगा या फिर लैन लिखा होगा, वहाँ पर हम डालेंगे। दूसरा ईथरनेट के केबल होगा। ईथरनेट टेक्नोलॉजी का मतलब कि हमारा कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को कनेक्ट करना होगा उस दूसरे ईथरनेट टेक्नोलॉजी से। कोई भी 1 2 3 4 वाला कोई भी कनेक्शन के अंदर हम कनेक्ट करेंगे तो ये होगा 2 कनेक्शन। और फिर हम जो है पावर केबल डालकर इसके अंदर पावर स्विच ऑन करेंगे तो हमारा जो है ये राउटर ऑन होगा। अब राउटर ऑन होने के बाद हमारा जो होगा काम कि हमें पहले राउटर हमने कनेक्ट कर लिया है, तो राउटर की जो भी अनबॉक्सिंग की वो बॉक्स जो होता है, बॉक्स के ऊपर लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपको IP एड्रेस कौन सा डालना होता है।
तो आप टीपी लिंक यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया था पिछली बहुत सारी वीडियोस के अंदर कि हमारा जो राउटर हम कनेक्शन कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो 192.168.0.1 ये वाला आईपी एड्रेस हम डालते हैं और हम यूज़ करते हैं। ओके, ये वाला आईपी एड्रेस जैसे हम एंटर करते हैं तो दूसरा स्टेप आता है यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, तो ध्यान से देखिए टीपी लिंक के अंदर एडमिन है तो एडमिन पासवर्ड ही लगेगा। ओके, टीपी लिंक है तो टीपी लिंक के अंदर 192.168.0.1 एडमिन है, एडमिन पासवर्ड ही लगेगा। तो आपने नया राउटर लिया है तब ये चीज़ यूज़ होगी, लेकिन पहले से आपका राउटर ये मॉडल का है। ओके, इस वाले राउटर का मॉडल का है तो आपका कैसे पता चलेगा किस तरह को इंटरफेस को ओपन करोगे? तो कंट्रोल पैनल में जाओगे, नेटवर्क सेंटर में जाओगे, नेटवर्क सेटिंग के बाद चेंज नेटवर्क सेटिंग्स में जाओगे और फिर आपका ईथरनेट के अंदर स्टेटस में जाओगे, डिटेल में जाओगे तो यहाँ पर गेटवे वाला जो भी आईपी एड्रेस होगा वही आईपी एड्रेस आप डालोगे। ओके, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो गेटवे वाला जो आईपी एड्रेस आपको मिलेगा वही हम जो है वेब ब्राउज़र में डालेंगे, मतलब कि ब्राउज़र में यहाँ पर डालेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गया। नया नया राउटर लेते हैं तो, लेकिन राउटर को रीसेट कर दिया, रीसेट करने के बाद फिर से पूरी आपको वही नए से शुरुआत करनी है। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आपको जो है ये जो है इंटरफेस हमारा ओपन होकर आ चुका है, उसकी सारी सेटिंग्स हमें मिल रही है यहाँ पर सामने में। पहला ही हमें जो कह रहा है कि स्टेटस में देखिए, तो स्टेटस जो है जैसे देखिए हमारा ये मॉडल नंबर है। ओके, ये सीरीज नंबर, ये मॉडल नंबर है। ओके, और ये वायरलेस ड्यूअल बैंड राउटर है। ओके, कौन सी कंपनी का? टीपी लिंक का है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि स्टेटस से और बहुत कुछ वेट कनेक्शन के सामने स्टेटस में ध्यान से देखोगे। ओके, ध्यान से देखिए कि हमारा जो ये जो है ये स्टेटस के अंदर उसका फॉर्म में बता रहा है, उसका सॉफ्टवेयर उसको प्रोग्राम का वर्जन बता रहा है और ये हार्डवेयर का वर्जन है। ओके, लैन कनेक्शन के अंदर 192.168.0.1 हम बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, और इसका मैक एड्रेस हमारा जो है बता रहा है यहाँ पर। अब ये लैन हो गया। अब वायरलेस हमने कहा था कि हमारा वायरलेस नेटवर्क जो है ड्यूअल बैंड है। ड्यूअल बैंड मतलब कि डबल वाईफाई वाला है। डबल वाईफाई मतलब कि दो वाईफाई होंगे। तो पहला वाईफाई जो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ये इनेबल है और इसका नाम लिखा है टीपी लिंक 24215 और ये 1BGND6 यहाँ पर ऑटो चैनल है और 14 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है और इसका मैक एड्रेस ये है। ओके, अब इसको डिसेबल रखा हुआ, अभी इसको यहाँ पर WDS सिस्टम जो है वो डिसेबल है, मतलब कि हम इसको एक्सेस पॉइंट भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो है डी-लिंक राउटर के अंदर WDS का कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने पिछली वीडियोस में जो WDS के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी पुराना फॉर्मेट, पुराना सेटिंग्स है, पुराने फीचर्स है, पुरानी टेक्नोलॉजी, इस वजह से ये जो इतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन ये जो थोड़ा सा लेटेस्ट है। फिर आगे हम जाते हैं दूसरे वायरलेस जिसके अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करने की कैपेसिटी है और इनेबल है। जो टीपी लिंक जो है 5G तक, ये मतलब कि 5G दे सकते हो, ये 8GB और भी बहुत कुछ के 18 मेगाहर्ट्ज़ और इसका मैक एड्रेस थोड़ा सा अलग है, जैसे कि 69 है या 68 है और इसका कनेक्शन जो डिसेबल है। अब लास्ट जो है ये जो है वैन होता है। वैन मैंने कहा था कि वैन क्या होता है, ये वाला पोर्ट हमारा, ये अब ये है कि ये वाला पोर्ट होता है हमारा वाईफाई, ये वाला ब्लू वाला पोर्ट को, इसको हमें पहले कॉन्फ़िगर करना होता है। इसके अंदर से पहले हमें इंटरनेट को एक्सेस करवाना होता है राउटर को, फिर राउटर हमें इंटरनेट देगा। तो राउटर को एक्सेस करने के लिए हमें वैन को यूज़ करना पड़ेगा। वैन के लिए अलग से हमारा मैक एड्रेस होता है, उसका आईपी एड्रेस नहीं मिलना है और इसका कोई भी कुछ भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो क्विक सेटअप पे जैसे जाओगे तो वो हमें जो है एक विजार्ड ओपन हो करते हैं। ओके, लेकिन चाहते हो कि क्विक सेटअप में जो नहीं मुझे मैन्युअल जाना है तो नेटवर्क में डायरेक्ट जाओगे। ओके, ये चीज़ होती है, आपको धीरे ध्यान में रखना। तो इसमें वैन और लैन दोनों हो गए। ओके, आपको ये भी मिलेगा ये भी, और क्विक सेटअप में जाओगे तो वैन और लैन सब दोनों आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर क्विक सेटअप में समझा देता हूँ। जल्दी में हो, आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना है तो एक विजार्ड होता है जिसको हम जिस तरह से हम सेटअप में जाते हैं विजार्ड ओपन होता है, इसी तरह से ये चीज़ होती है यहाँ पर। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे विजार्ड मिलता है, तो ऑटो डिटेक्ट टाइप का है, पॉइंट टू पॉइंट पावर विथर टाइप का, जो भी इंटरनेट आप जिससे ले रहे हो, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, जो भी कंपनी है,
उसमें आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि एयरटेल का कनेक्शन तो एयरटेल का ही राउटर लगाओ, जरूरी नहीं है। राउटर का सिस्टम है, राउटर का टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो दूसरा राउटर भी लगाकर आप उसको अपडेट या अपग्रेड कर सकते हो। डिपेंड है आप किस तरह से, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन कौन से टाइप का लिया हुआ है। अभी जो है एक और नया सिस्टम सेटअप हुआ है, इसको कहते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ रसिया टाइप P2P डबल P ऐसे ही होता है यहाँ पर। ये रसिया L2B या पर कुछ इस तरह से ये जो है रसिया वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन कुछ यहाँ पर ध्यान में रखना कि कुछ ऐसे रसिया यूक्रेन वो भी हो, कॉन्टैक्ट ISP वगैरह जो कनेक्शन टाइप वगैरह मेन्यू जो भी हो, तो आप जो है डायनामिक भी कर सकते हैं, ऑटो डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑटो से डिटेक्ट जल्दी हो जाता है ऑटोमेटिकली जो भी कनेक्शन होगा वो। लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट ऑप्शन अब ये जो है मैंने सेट किया, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वही मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जो भी मेरा पासवर्ड होगा, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। और फिर हमें इसको सेकंड कनेक्शन जो है डायनामिक आईपी रखना है। डायनामिक मतलब कि वो ऑटोमेटिकली हमें आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो वो जो है वो स्टार्ट करेगा 1-2 सेकंड्स के अंदर। फिर आपको सेव कर देना है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब हम नेटवर्क पे जाएंगे। नेटवर्क के अंदर वही चीज़ हमारा वैन हो गया, तो डायनामिक रखना है, पॉइंट टू पॉइंट स्टैटिक रखना है, जो भी रखना है आप रख सकते हो। तो किसी ने L2TP प्रोटोकॉल लिया है तो वो डिटेक्ट करेगा। फिर वही चीज़ मैंने आपको समझा दी थी, तो वो आपको जाना होगा डी लिंक के राउटर की यूज़ के अंदर। सब कुछ मैंने ये चीज़ समझा दी थी, बार बार समझाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, जिससे डिटेक्ट करोगे सब कुछ आ गया। तो वैन कंप्लीट होने के बाद आपको लैन में आना है। हमारा ये जो है राउटर के अंदर इंटरनेट आ चुका है, राउटर के अंदर इंटरनेट एक्सेस करना भी शुरू हो चुका है यहाँ पर। अब हमें वो आईपी एड्रेस डालना है जो हम अपना खुद का राउटर को देना चाहते हैं। जैसे कि 192.168 से मैं ये राउटर को ओपन कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि इसका आईपी एड्रेस चेंज कर डालो, कुछ भी डाल सकता हूँ 156.23.48 इस तरह से मैं जो है ले लेता हूँ। ये आईपी एड्रेस मेरा राउटर का होगा। अब जब भी मैं राउटर ओपन करूँगा यही मुझे आईपी एड्रेस डालना होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, राउटर जो है रिबूट होना शुरू हो गया, यहाँ पर देख सकते हो। तो राउटर जो है रिबूट होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसकी पुरानी सेटिंग को नए सेटिंग के अंदर रनिंग में लाने के लिए राउटर जो है रिबूट होता है। जैसे ही वो रिबूट होगा तो वो जो है मेरा सिस्टम जो है, मेरा कनेक्शन जो है वो थोड़ा टाइम के अंदर यहाँ से रीलोड होगा। और आईपी एड्रेस जो होगा यहाँ पर, ये जो है हमारा ये गेटवे होगा, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब वो आईपी एड्रेस अलग से होगा। यहाँ पर भी जो है आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है अलग आईपी एड्रेस हमने रखा हुआ है। अब इसको ऑन ही रखूँगा। ओके, तो रिबूट लेता है 1 मिनट लग सकता है, और बड़े राउटर जो होते हैं वो 2-3 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन हमारा DSL राउटर इसलिए 2-3 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट, 1 ही सेकंड के 1 मिनट तो लगता ही है आपको। तो ये सिस्टम रिबूटिंग होती है, कनेक्शन होते हैं और रिबूटिंग होती है, तब आपका राउटर जो है कम्प्लीटली कनेक्शन में आता है। और आपका कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरनेट चेक कर लेना है कि मैंने जैसे ही कनेक्शन किया है, जैसे तो ये रिबूट हो चुका है। रिबूट होने के बाद सिस्टम जो है वो रीलोडिंग होता है, और आपको फिर से वही चीज़ कि यहाँ पर ध्यान में रखना कि ये रीलोड होता है, थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम के अंदर। टाइम लगने के बाद वो आईपी एड्रेस डालना होता है, वही चीज़ जैसे कि मैंने रखा था नंबर्स। ओके, वो आईपी एड्रेस डालने के बाद जैसे हो कि वो आईपी एड्रेस डालने के बाद आपको जो है आपको 156.23 का आपको डालना होगा। तो 156 वाला आईपी एड्रेस आपको डालना होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो रिबूट होने के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, मैक क्लोनिंग होती है, तो मैक क्लोनिंग कर सकती हो, सेव करना चाहती हो, मैक बाइंडिंग करना चाहती हो तो कर सकती हो। अब जो है वो ही आईपी एड्रेस डालना होगा जो हमने डाला था, तो वो नेटवर्क 136। अभी तो मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा। वायरलेस पर अब आना ही हमें। पहले तो आपको कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक कर लो। मेरे अंदर इंटरनेट आ रहा है, ओके, मेरे सिस्टम के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये वायरलेस है, तो वायरलेस सिस्टम के अंदर मुझे जो है मेरा कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट आ चुका है, मतलब कि राउटर जो है काम कर रहा है। अब मुझे क्या काम करना है? वायरलेस के ऊपर काम करना है।
तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हमारा जो है ड्यूअल बैंड वायरलेस सिस्टम है, तो डबल हमें वायरलेस को सेटिंग करना होगा। तो ये जो वायरलेस है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की सेटिंग्स है, यहाँ पर देख सकते हो ये वाले, और ये जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले हैं। तो वायरलेस देखोगे तो 2.5 वाला है, ये करोगे यहाँ पर ये अलग है। ओके, लेकिन सभी की सेटिंग सेम ही होगी, सब सिर्फ फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जिसे मैं इनेबल करता फिर उसका नाम दूंगा कि वाईफाई नेटवर्क 1 लिखूंगा, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, अपना भी नाम लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला इन नेटवर्क है। ओके, अब IBGN सॉफ्टवेयर गेमिंग से ऑटोमेटिकली है और 40 गीगाहर्ट्ज़, और SSID जो है मुझे बताना है। देख सकते हो कि मैंने ये चीज़ बताई थी मैंने आपको वाईफाई वायरलेस सेटिंग्स के अंदर, कि मुझे जो है अपना इंटरनेट का जो भी वाईफाई मुझे बताना है, तो विजिबल रखोगे तो विजिबल बता, इनविजिबल रखोगे तो मुझे दिखाई नहीं देगा, मतलब कि वाईफाई की लिस्ट के अंदर मेरा वाईफाई किसी को दिखाई देगा नहीं। तो मैन्युअली आपको जो है यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा और आपको सेट करना होगा, यही चीज़ यहाँ पर होती है। लेकिन उसका नाम जो है थोड़ा सा चेंज है, इसके लिखा गया है SSID ब्रॉडकास्ट। अगर इसको हटा दोगे तो वाईफाई का आपका जो नाम लिखा हुआ ये वाईफाई का नहीं दिखाई देगा, नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ओके, तो इनेबल डिसेबल जो भी करोगे आपकी पे डिपेंड है। ओके, WDS करोगे तो यहाँ पर आपको इस राउटर को एक्सेस पॉइंट बनाना है, तो तभी ये चीज़ यूज़ करनी होगी, वरना नहीं। अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं 1 बाय 1 आपको एक्सेस पॉइंट बताऊंगा तब। WDS वही सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी। वायरलेस की अब हमने वायरलेस तो रख लिया, ओके, ये चीज़ रख ली है हमने नाम तक, लेकिन हमने वाईफाई का पासवर्ड नहीं रखा था। वाईफाई का पासवर्ड रखने के लिए वायरलेस सिक्योरिटी में आना है। वायरलेस सिक्योरिटी में आने के बाद आपको टैब्स चुनना है, एंटरप्राइज लेना है या तो फिर इंक्रिप्शन। अभी मैंने एंटरप्राइज नहीं समझाया था। ओके, तो आपको एंटरप्राइज का मतलब जो होता है कि कुछ ऐसे राउटर के रेडियो सर्वर्स पोर्ट नंबर दिए जाते हैं, कुछ रेडियो सर्वर्स दिए जाते हैं और कुछ नहीं है। एंटरप्राइज के अंदर दो ही फर्क है, बाकी WPA टू पर्सनल ये रिकमेंड है। ऑथेंटिकेशन जो होता है ऑटो होना चाहिए या फिर WPA2, तो हमेशा यही रखना है हमें। ओके, और पासवर्ड डाल देना है। ओके, तो देख सकते हो कि ये जो है ऑटो का ही रखिए, और पासवर्ड ले लेते हैं हम। पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स रखो। देखो मैंने यहाँ पर नंबर सिंबल कैरेक्टर सब कुछ जो है मैंने एंटर करके रखा हुआ है। इसको मैं जो है नोटपैड के अंदर भी सेव करके रख सकता हूँ। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। ओके, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर ग्रुप की अपडेट पीरियड वगैरह जो है आप रख सकते हो। ये एक तरह की होती है जिसके अंदर आपकी पीरियड करना चाहते हो ग्रुप की वगैरह, तो रख सकते हो। कि ये चीज़ होने के बाद आपको सीधा सेव करना है। राउटर थोड़ा सेव होगा, फिर रिबूट करोगी तो वो हो जाएगा, लेकिन बार बार रिबूट करने से पहले सब कुछ पहले सेटिंग कर लो। ये पहला हमारा राउटर का हुआ। ओके, मैक फिल्टर डाल लोगे तो मैंने कहा था वही चीज़ कि कौन से नेटवर्क के अंदर, ओके, ये वाला एडवांस में किसको इंटरनेट मिलने के बावजूद भी मतलब कि वाईफाई का पासवर्ड मिलने के बावजूद भी उसको इंटरनेट ना मिले, तो ये जो नेटवर्क फिल्टर है वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको मिलता है, मैक फिल्टरिंग की। तो वही चीज़ ऐड न्यू पर क्लिक करो, उसका वाईफाई का मैक एड्रेस डालो और सेव करो। ओके, तो इस तरह से होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे
तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है, और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी
प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है। आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो मेन चीज़ यही पर आपको ये देखनी होती है कि वायरलेस नेम और वायरलेस की सिस्टम। तो मैक फिल्टरिंग मैंने आपको पहले से ही कह दिया था। ओके, तो आपको मैक फिल्टरिंग के अंदर हमेशा मोबाइल तो मोबाइल का मैक एड्रेस डालना होगा। तो मोबाइल का मैक एड्रेस कहाँ मिलेगा? आपको सेटिंग्स में जाना है, अबाउट फ़ोन में जाना है और सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर जाना है। ओके, वहाँ पर आपको मैक एड्रेस मिल जाएगा, तभी आप इसके अंदर ऐड कर पाओगे। तो मोबाइल अगर आपने डिनाई किया, अलाउ किया है तो ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। मैक फिल्टरिंग की बारे में बात हम करते हैं। ओके, और एडवांस के अंदर में वही चीज़ मैं समझाई थी जो कि मैंने यहाँ पर हम देखिए स्टेटस में हम जाए, सॉरी हम एडवांस के अंदर वायरलेस कहाँ पर गया, ये वही सेम चीज़ें यहाँ पर। ओके, यही सेम चीज़ें देख सकते हो, कुछ भी चेंज है नहीं। ट्रांसमिट पावर फ्रीक्वेंसी हमारा जो भी चीज़ है वही सेम है। एनेबल क्लाइंट आइसोलेशन, ये जो है ये कुछ अलग है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या होता है, जितने भी हमारे राउटर के साथ जुड़े हुए क्लाइंट होंगे, मतलब कि जितने भी हमारे इस राउटर के साथ जुड़े हुए जितने भी डिवाइस होते हैं, एक तरह के आइसोलेशन फॉर्म में रखेगा उसका डेटा। मतलब कि वो कभी भी आउटलाइन जब भी कोई भी इंटरनेट में जाएगा तो वो एक खास तरह की, जिस तरह से हम VPN यूज़ करते हैं उसी तरह से एक आइसोलेशन में के अंदर काम करेगा। कभी कोई भी डेटा जो है ये यूज़ कोई से हैकर जो है कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ होती है, इनेबल करो, सेव करो, फिर रिबूट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ रीलोड हो सकता है। ओके, आपका सेटिंग। तो वायरलेस सेटिंग्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वायरलेस स्टेशन की बात करते हैं। देखिए, अब वायरलेस स्टेशन जो है वो करंटली कनेक्ट है एक लाइन से, एक कनेक्शन से, और उसका मैक एड्रेस जो है ये चीज़ 260 है। पैकेज अभी सेंड किए गए हैं मेरे राउटर में से अभी 3503, क्योंकि अभी तो मैंने सेंड किया और रिसीव जो है ये। ओके, और ये मेरा नाम यहाँ पर वाईफाई का है TP-Link4215 इस तरह से। तो ये चीज़ जो है ये कहने का मतलब कि आप SSID वायरलेस का स्टेशन, मतलब कि कितने वायरलेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ओके, तो जितने भी कनेक्ट है डिवाइस, अभी तो एक कनेक्ट है जिसके अंदर में आपको दे सकती है। ओके, तो अभी 10-15 जितने भी है उसके मैक एड्रेस क्लोनिंग जितनी भी लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। मतलब कि डिवाइस के अंदर कितने पैकेज हो रहे हैं वही सेम डिटेल्स होके उसका मैक एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो कनेक्शन किया हुआ है तो आपको इजी तरीके से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ हमारा वायरलेस के अंदर ये चीज़ सब कुछ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पहले वाली चैनल के अंदर आ चुका है। दूसरे वाईफाई टाइप के दूसरे टाइप के जो 5 गीगाहर्ट्ज़ है वही से आपके सामने वायरलेस है। वायरलेस को चलाना है तो फिर इनेबल कर देना, फिर उसका नाम जो थोड़ा सा चेंज कर देना। उसके अंदर फिर जो है आपको ये मिक्स मोड रखना होगा
चैनल जो है इसके अंदर आपकी जो है वो 44 रखना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है मतलब कि मेगाहर्ट्ज़ या 24 ये भी रखना। SSID ब्रॉडकास्ट आप करना चाहते हो या तो फिर सीक्रेट मतलब कि इंक्रिप्शन मेथड, मतलब कि भले ही वाईफाई ऑन हो लेकिन दिखाई ना दे, तो इस तरह से ये चीज़ जो है SSID हम इसको डिसेबल कर तो वो दिखाई नहीं देगा, इस तरह से होता है। ओके, बेसिक सेटिंग जो है इसकी ये देख सकते हैं कि बेसिक सेटिंग्स आपको मिलता है यहाँ पर। ओके, तो बेसिक सेटिंग में आपको WDS मैंने आपको कहा था, WPS फ्री। तो WPS क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे WPS सर्विस इसको मैं वही चीज़ हमने एक्सेस पॉइंट की बात की थी, वही चीज़ हम कर सकते हैं। तो वायरलेस सिक्योरिटी आपके सामने वही चीज़ कि मुझे 5 गीगाहर्ट्ज़ की सिक्योरिटी रखनी है, पासवर्ड रखनी है, तो WPA2 रखो। ऑथेंटिकेशन जो है WPA2PS की रखो, ऑटो पर कभी मत रखना। और ये ये चीज़ वही चीज़ हम जो है लिखते हैं कि 5G राउटर स्टार हर्ट्स। ओके, इस तरह से मैं लिखा है। तो ये मैंने ये पासवर्ड रख दिया। अब ध्यान से देखिए कि अभी इस तरह से तो ये पासवर्ड जो है कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि हमने नंबर भी लिखे हैं, सिंबल भी हमने लिखे हुए हैं, कैरेक्टर भी हमने लिखे हुए हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ग्राउंड की अपडेट पीरियड रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे कि मैंने 55 रखा, तो ग्राउंड पे का आपको पीरियड पता होना चाहिए, अपडेट पीरियड वगैरह, लेकिन 0 ही रखी तो आप रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रखो। और अगर पूछिए ग्राउंड की अपडेट पीरियड 12 तो आप रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको ही ली है, लेकिन अभी मैं 0 कर देता हूँ। अभी नीचे हम जाते हैं, इसके नीचे तो एंटरप्राइज अभी ऑन नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये अलग तरह का ऑथेंटिकेशन टाइप होता है। ओके, और ये WPA2 का भी आपको ये जो है, क्योंकि आपने जो है WPA2PS के लिए पहले से ही अगर ऑटो पे रखता हूँ तो फिर जैसे कि ये भी ऑन नहीं हो तभी ऑन नहीं होगा, देख सकते हो। तो इसको ऑथेंटिकेशन का WPA2PS की ही रखा है। ओके, ये चीज़ आपको मिलती है। वही चीज़ अपने जो मैक फिल्टरिंग यहाँ पर 5G के लिए रखना चाहते हो कि 5G का वाईफाई किसी को एक्सेस ना हो, तो ये भी आप दे सकते हो यहाँ पर। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर लेता हूँ तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अभी मैं डिलीट नहीं करना चाहता। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि अलाउ करना, तो अलाउ भी कर सकते हो, डिवाइस कर लीजिए। और वायरलेस एडवांस की हम बात करें तो ये दे सकते कि एडवांस लेवल्स की आपको मैंने समझा दिया था। ओके, और वायरलेस स्टैटिक्स क्या होता है कि इसी 5G के 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर कितने डिवाइस कनेक्टेड है, मैं आपको बोला था, कहा था। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, अब गेस्ट नेटवर्क की हम बात करें। गेस्ट नेटवर्क की मतलब कि ऐसे नेटवर्क जिसके अंदर हमारा कोई भी मतलब कि लोकल नेटवर्क का एक गेस्ट कंप्यूटर होता है, कोई भी हो सकता है कि किसी भी जगह पर, किसी भी क्लाइंट के अंदर, किसी भी कम्युनिकेशन वे के अंदर, किसी भी लेवल्स के अंदर, तो इसे कहते हैं गेस्ट लेवल गेट कनेक्शन। ओके, तो गेस्ट कनेक्शन 2.4 5G इनेबल डिसेबल गेस्ट नेटवर्क ग्रुप फंक्शन है, और ये बहुत कुछ आपके सामने चीज़ मिलती है, गेट नंबर और गेस्ट लेवल्स की ये चीज़ आपको मिलती है। तो गेस्ट नेटवर्क आपके सामने है और अलाउ करता है गेस्ट टू एक्सेस माय लोकल नेटवर्क के अंदर। तो अगर हम इनेबल जैसे ही करेंगे तो हमारा गेस्ट नेटवर्क जो है इनेबल हो जाता है। अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि गेस्ट जो होता है वो कभी कभी रिस्की भी होता है। ओके, ये किसी के हाथ में भी नहीं आना चाहिए। ओके, इसके लिए इसको जो है एक कुछ टाइम पीरियड पे दे सकते हो कि ऐसे अकाउंट्स के अंदर एक्सेस टाइम शेड्यूल सकते हो, टाइम आउट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके शेड्यूल के अंदर वो केस टाइमिंग होती है। तो ये जब क्यों किया जाता है कि ये जो हमें एक हमारा जो है
एक यूनिकेशन कम्युनिकेशन दूसरे के साथ कनेक्ट करवाना चाहते हो, या तो फिर कंट्रोल वगैरह करना चाहते हो, या फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट रेंज जो होता है उसके हिसाब से गेस्ट को हम कैलकुलेट मतलब के अकॉर्डिंग की हम कंट्रोल करते हैं अपने सिस्टम को, सेटिंग्स को। तो गेस्ट अकाउंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि इसको जो है डिसेबल ही रखो। ओके, भले ये फैसिलिटीज है, गेस्ट अकाउंट है, नो डाउट, लेकिन कभी कभी इसी के कारण ही हमारा राउटर जो है हैक होता है। इसकी चांसेस मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस से बोलूँ तो ये 70-80% तो यहीं से शुरू होता है। डिसेबल इसको रखना जरूरी है। फैसिलिटी है नो डाउट, गेस्ट नेटवर्क है नो डाउट, लेकिन इसमें जोखिम रिस्क ही है, क्योंकि ये किसी के हाथ में आ गया, जैसे कि मैं इसको पासवर्ड भी नहीं देता हूँ, तो ऐसे अकाउंट जो गेस्ट नेटवर्क होते हैं वो कभी भी किसी भी हालत में रखोगे तो उस टाइम के अंदर आपको टाइमिंग भी रखना होगा, क्योंकि इसलिए में ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये भी एक अलाउ करता है कि पूरा एक्सेस नेटवर्क राउटर को, लोकल नेटवर्क राउटर को एक्सेस करने के लिए ये चीज़ होता है कि सिर्फ लेट कनेक्शन को सब कुछ जो एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। इस वजह से मैं हमेशा इसको डिसेबल रखना ही पसंद करता हूँ। ओके, इसके अंदर गेस्ट अकाउंट की सिस्टम नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो पुराना वाला फर्म है, पुराना वाला राउटर है और बहुत कुछ। अब डीएससीपी हम बात करें, डायनामिक सोर्स कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, डीएससीपी मैंने आपको समझा दिया था कि अगर मुझे बार बार किसी कंप्यूटर में जब भी कोई नया कंप्यूटर कनेक्ट करूँ या मोबाइल कनेक्ट करूँ तो मुझे जो है वो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए। बार बार मुझे आईपी एड्रेस ना डालना पड़े, गेटवे ना डालना पड़े, मुझे डीएनएस डालना पड़े, मुझे डोमेन ना डालना पड़े। ओके, ये चीज़ आपको कैसे मिलेगी? ये डीएससीपी सर्वर से ही मिलती है। डीएससीपी एक तरह का सर्वर होता है और ये क्या करता है, हमारा एक ऐसा मेथड है जो हमें किसी भी कनेक्शन जब करते हैं तो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है, हम बार बार आईपी एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो जैसे कि मैं इनेबल किया, मतलब इनेबल पहले से ही आप करो, तो मैं कहूँगा कि मैं 141 का ले लेता हूँ ये आईपी एड्रेस। अब ये 141 का मैंने आईपी एड्रेस ले लिया है और मेरी रेंज जो शुरू हो रही है राउटर का, जो मैंने असली नेटवर्क का आईपी एड्रेस मैंने दिया है कौन सा, लैन के अंदर, तो 192.168। ध्यान से देखो, मैं यहाँ से चेंज कर रहा, कुछ भी चेंज वहाँ पर नहीं करूँगा। 192 में कुछ और आईपी एड्रेस ले लेता हूँ, 172.163.23.58 इस तरह से मैंने लिया। ओके, और ये चीज़ की अब मैं जैसे डीएससीपी में जाता हूँ तो यहाँ पर हमें नेटवर्क के अंदर, लैन के अंदर, ओके ये चलो अभी मैं इसको इसी तरह से समझाता हूँ। तो ये जो 1 लिखा है, अब 1 जो है 192.0.1, तो मैं इसको 141 से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब कि 141 मेरा पहला कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट होगा वो 141 होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 141 से ले यहाँ लिख कर यहाँ पर 189 की हम बात करते हैं, तो 189 मैंने लिया, तो 189 और 148 के अंदर, और की ध्यान से देखिए कि ये कम से कम 50 से आसपास जितनी भी आईपी एड्रेस मिलती है, 50 आईपी एड्रेस, तो मेरे 30 कंप्यूटर है और 6-7 डिवाइस है। ओके, तो इनमें से मुझे जितने भी आईपी एड्रेस अलोकेट होंगे सब कुछ जो है वो जो है मुझे मिलेंगे मेरे कंप्यूटर्स को और कुछ डिवाइसेस को और भी बहुत कुछ जो है। तो ये जो है डीएससीपी ऑटोमेटिकली हमें दे देता है। अब लीस्ट टाइम कन्वर्जन क्या होता है, मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि मान के चलते कि 141 किसी निकले, फिर 142, 143 इस तरह से, लेकिन 143 वाला कंप्यूटर शट डाउन हो गया, बंद हो गया, या तो फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, कोई भी। अगर मैं ये 120 मिनट के अंदर वो ऑन नहीं होता है, मतलब कि वो स्टार्ट नहीं होता, तो वो जो है किसी और को जो है आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ होती है। तो आईपी एड्रेस जो चेंज होती रहेगी ये लैन नेटवर्क के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। 141, 189 ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे वही हमें रखना है जो हमारे नेटवर्क के अंदर ध्यान में रखना, लैन का कनेक्शन रखा हुआ है, यही
सबको जो है जोड़ेगा कंप्यूटर के नेटवर्क को। ओके, तो हमारा जो है DHCP के अंदर ये IP एड्रेस देगा और ये हमें देगा सीधा गेटवे। ओके, डोमेन या फिर DNS, आप अपना भी सर्वर का जो है IP एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो, DNS डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि DNS का सर्वर का कोई भी IP एड्रेस है तो यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपने कंपनी का आपने बनाया है सर्वर तो क्या करो, DHCP के साथ रिजर्व कर दो। ओके, तो एड्रेस रिजर्वेशन करोगे तो वो जो है IP एड्रेस चेंज नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। और सेकेंडरी DNS सर्वर भी आप डाल सकते हो। अब डिफॉल्ट डोमेन क्या होता है तो आपका डोमेन नेम भी रख सकते हो यहाँ पर। ओके, ये चीज़ आपका हो गया। लेकिन अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 8888 ये जो है ये DNS कौन सा है, हमारा DNS हमारा ये जो राउट है एक तरह का गूगल का DNS आपको मिलता है, कि गूगल कंपनी का है। और अगर आप ध्यान से 6666 करके ये भी जो है क्लाउडफ्लेयर का भी आपको DNS रख सकते हो, लेकिन इसको सेकेंडरी के अंदर आप रख सकते हैं। अब DHCP सेटिंग्स के अंदर हम जाते हैं तो अभी हम क्लाइंट लिस्ट के अंदर बता देते हैं। अभी तो एक मेरा जो है क्लाइंट, मेरा ये कंप्यूटर जो है कनेक्ट है यहाँ पर। ओके, इसको IP एड्रेस 119 मिला हुआ, ध्यान से देखिए। ओके, ये उसका नाम है और ये जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मेरा मैक एड्रेस बता रहा है यहाँ पर। और ये देख सकते हो कि 192.168.0.119 है, जो दूसरे कंप्यूटर के अंदर, ये वाला नहीं, दूसरे कंप्यूटर के अंदर मैं अभी बताऊंगा। ओके, तो अभी तो ये वाला कंप्यूटर जो कनेक्ट है तो ये मेरा मुझे बता रहा है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए। इस तरह से एड्रेस रिजर्वेशन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पर। ओके, कि मुझे जो एक एग्जांपल में बता रहा हूँ कि नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर हमारा DHCP आता है। ओके, अब ये जो है रिजर्वेशन होता है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, ओके, ये भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो कंप्यूटर का हम नेम डालते हैं, फिर हम IP एड्रेस डालते हैं, मैक एड्रेस उसके साथ बाइंड कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। इस तरह से होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो कि ऐड न्यू पर जैसे क्लिक करोगे या तो फिर आपने जिन जिन कंप्यूटर को कनेक्ट किया है उसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे जो ये रिफ्रेश में करूँगा तो IP एड्रेस मैक एड्रेस तो मुझे ऐड करना है, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो ऐड पर क्लिक करूँगा। आपको मैक एड्रेस रखना है तो मैंने मैक एड्रेस समझा दिया था कैसे ओपन करना है। यहाँ पर अगर आपने DHCP रिजर्वेशन ये वाला देखा होगा D लिंक का तो आपको जो है मिल जाएगा। ओके, तो मैक एड्रेस डालना है और वो IP एड्रेस जिसमें इसको यहाँ पर DHCP सेटिंग्स के अंदर DHCP की बात करें तो ये फिक्स मुझे IP एड्रेस रखना है, मुझे वो चेंज नहीं करना है। तो आप अपना मैक एड्रेस और IP एड्रेस वो रखो, स्टेटस को इनेबल कर दो। ओके, और जैसे सेव करते हो तो वो जो है IP एड्रेस चेंज नहीं होता। तो जनरली ये तीन चीज़ों के ऊपर हम हमेशा जो है DHCP ये जो है रिजर्वेशन हमेशा करते हैं। पहला तो हमारा जो होता है सर्वर, दूसरा जो होता है हमारा खुद का ये जो राउटर, और तीसरा होता है ऐसे डिवाइस जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फायरवॉल वगैरह हो गया। ओके, इसके अंदर हमें जो उसको जो है चेंज नहीं करने देना होता है, तो ये रिजर्वेशन। तो इस राउटर का हमारा लैन कनेक्शन या मेन कनेक्शन जो भी है हमारा फिक्स रहे, इस वजह से हमें जो है इसको DHCP रिजर्वेशन हम करते हैं। ओके, पोर्ट फॉरवर्डिंग मैंने आपको समझा दिया था, पोर्ट का क्या फॉरवर्ड होता है, वर्चुअल सर्वर समझा दिया था, DMZ UPnP मैंने आपको थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूँ। ये यूनिवर्सल प्लग इन प्ले वगैरह जो होता है अलाउ करता है, जैसे कि कंप्यूटर जैसे सब कुछ, ये भी मैंने समझा दिया था। पोर्ट ट्रिगर क्या होता है, ये ट्रिगर का भी मैंने आपको समझा दिया था। ये एक्चुअली हमारे एप्लीकेशन जो होता है मल्टीपल कनेक्शन जो होते हैं, ऐसे गेम ऐसे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, इसके अंदर भी ये चीज़ हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं। इसके पोर्ट की ऊपर कुछ और पोर्ट ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स लगा कर उसके अंदर उसको इसकी जो डेटा जो होती है इसकी अपने तरीके से जो है मूवमेंट करवा सकते हैं। ओके, तो मैंने ये सब कुछ जो है इसके अंदर समझा दिया था। ओके, डिटेल में, तो इसको और डिटेल में समझाऊंगा वन बाय वन, अभी नहीं। अभी तो मैं नेटवर्क की सिस्को के कोर्स के अंदर पोर्ट ट्रिगरिंग क्या होता है इस सब मैं सिस्को के अंदर समझाऊंगा अभी नहीं। सिक्योरिटी जो होती है, मैंने आपको सिक्योरिटी के फायरवॉल में अगर कुछ भी पता ना चले तो इस फायरवॉल को इनेबल रखो, कुछ भी चेंज मत करना।
जैसा भी फायरवॉल की सिक्योरिटी की होती है। तो फायरवॉल एडवांस सिक्योरिटी के अंदर आपको ये जो है, अब ये डोस प्रोटेक्शन नया मेथड है, मतलब कि आपको नया समझ में आएगा। डोस क्या, उसको डोस अटैक भी बोलते हैं। ये एक ऐसा अटैक होता है इथिकल हैकिंग में, आपको मैं समझाऊंगा। ओके। और पहले से मैंने इथिकल हैकिंग के अंदर अटैक के बारे में, हैकर जो होते हैं कैसे करता है। तो क्या करता है कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत चल रही है, आपका सर्वर बहुत ही फास्ट अच्छा चल रहा है, बहुत सारी पॉपुलरिटी है, और ऐसे लोग जो है आपकी कंपनी को गिराना चाहते हैं या तो फिर आपके सिस्टम को या वेबसाइट को ख़राब करना चाहते हैं, तो ये डोस अटैक करेंगे। डोस अटैक मतलब कि वो एक तरह की सिस्टम बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे। 600 700 500 कंप्यूटर का पूरा जो है डेटा, मतलब कि 600 700 कंप्यूटर है, 30 कंप्यूटर जितने भी है, वो सभी कंप्यूटर जो होते हैं, सभी कंप्यूटर, उन सभी के अंदर आपकी वेबसाइट की लिंक को खोलेगा, लिंक ओपन करेगा, पूरा जो है ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर डालेगा। तो आपका जो ये राउटर जो होता है, जितना डेटा आपका ढूंढेगा, जितना वो राउटर जो है पूरा बिजी हो जाएगा, क्योंकि उसी को रिप्लाई देते रहेगा। अब रही बात आपकी इंटरनल लोकल एरिया नेटवर्क की, उसके अंदर कभी भी आपको राउटर जो है थोड़े टाइम के अंदर प्रॉब्लम करेगा, फिर कभी कभी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, 2-3 मिनट लग सकते हैं, कभी कभी तो 10 मिनट 12 मिनट भी लगते हैं। तो ऐसे डोस अटैक जो होते हैं जानबूझकर ट्रैफिक बढ़ाकर आपकी सिस्टम के अंदर पूरे जो है डैमेज करने की कोशिश भी करते हैं। ओके, ये डोस अटैक होता है। ये इसको मैं काफ़ी डीपली में समझाऊंगा बाद में, हम लाइव देखेंगे भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट के ऊपर कि डोस अटैक कैसे करते हैं। ओके, कि अभी इतना समझो कि ये डोस प्रोटेक्शन होता है, जब उसको प्रोटेक्शन अभी आप इनेबल रखो। ओके, और ये जो है राउटर हमारा समझ लेता है कि ये डोस अटैक है, क्योंकि क्या करता है कि जो उस आईपी एड्रेस से बहुत सारा पैकेट आ रहा है जानबूझकर, तो राउटर जो है अपने उस सिस्टम के अंदर आईसीएमपी फ्लोड एक तरह का प्रोग्राम जनरेट करता है, इसको इनेबल करना है। और यूडीपी टीसीपी को, ये जो फ्लोड अटैक होते हैं उसके अंदर देखना है। तो अगर पैकेट जो है 1 सेकंड के अंदर 50 या 500 या 50 इसकी सीक्वेंस में आती है, तो ये जो अटैक जो होता है वो राउटर जो है उसको इग्नोर करना शुरू करता है, मतलब कि ड्रॉप करना शुरू करता है, उसको कभी भी जो है यूज़ करने की, या तो फिर इसको यूँ कहें कि हम रिप्लाई देना नहीं छोड़ देता हमारा राउटर। तो रिप्लाई देना छोड़ देगा राउटर, तो भले ही वो कितना भी ट्रैफिक डालता रहे, तो राउटर जो इसको रिप्लाई नहीं देता है। हमारा राउटर ये समझ लेता है उसका प्रोग्राम कि ये बार बार जो है डोस अटैक हो रहा है। तो ऐसे कैसे ये कर लेता है, तो आईसीएमपी स्नूपिंग आपने सुना होगा। आईसीएमपी स्नूपिंग क्या होता है, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको इथिकल हैकिंग के अंदर समझाऊंगा। तो डॉट प्रोटेक्शन के कारण हमारा वेबसाइट काफ़ी सेफ रहता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये नया सिस्टम है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। और ये फ्लोटिंग पैकेज फ्रॉम लैंड, तो लैंड में है तो लैंड में भी आपको करना जरूरी है। ओके, तो हो सकता है कोई आपकी नेटवर्क के अंदर से भी कोई जानबूझ के डॉस अटैक कर रहा हो। ओके, तो डॉस अटैक हमेशा ऐसा अटैक होता है जिसके अंदर फेक, मतलब कि ऐसे नेटवर्क को बना जाता है जानबूझकर, 500 600 कंप्यूटर 50 कंप्यूटर जानबूझ के आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हो, पूरा जो है बार बार पिंग करते हैं। बहुत सारे से डॉस अटैक की टूल्स भी आते हैं। तो इतना ट्रैफिक बढ़ेगा आपकी वेबसाइट पर कि सर्वर भी जो है एक बार क्रैश होने के लिए स्टार्ट पर आ जाएगा। इस वजह से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो ट्रैफिक ऐसे जानबूझकर बढ़ाने का, उसको डैमेज करने का, जिसको कहते हैं डॉस अटैक। ओके, तो डॉस अटैक 3 के लेवल पर होता है, टीसीपी सिंक्रोनाइज्ड और यूडीपी और आईसीएमपी फ्लोडिंग के ऊपर होती है। तो टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैंने आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझाया था, जाकर देख लीजिए। लोकल मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए ये एक लोकल मैनेजमेंट सिस्टम होती है जिसके अंदर हमारा पीसी जो होता है वो लैन के साथ राउटर के साथ जुड़ा होता है। तो वेब बेस्ड यूटिलिटी होती है, और ये जो है हमें एक ऐसा पेज देता है, सेटअप पेज देता है कि राउटर के अंदर क्या चल रहा है, अभी उसके अंदर नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है। तो एक तरह का ये जो है एक लिस्ट पीसी जो होती है उसकी लिस्टेड ब्राउजर के अंदर
वेब पेज जो होता है वो जो है एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी टास्क जो होता है परफॉर्म कर सकता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा खास तरह का पीसी है, पूरे राउटर के नेटवर्क के ऊपर कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो ओनली ऑल पीसी पर करने से ओनली पीसी लिस्टेड ब्राउजर पर रखिए आप। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि वो कंप्यूटर जिसके अंदर आप पूरे नेटवर्क के ऊपर नजर रख लो, वो खास तरह का पीसी होता है, आपका मेन पीसी भी बोल सकते हो, सर्वर हो गया, जितने भी हो गए XYZ। तो क्या करें आप उसको मैक एड्रेस डालें और पीसी का मैक एड्रेस जो है इसके अंदर सेट कर देना है। ओके, जितने चाहो आप उतने करने से अच्छा है कि 2-3 ही खास तरह के रखना जरूरी है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे राउटर के अंदर कितने ट्रैफिक का लोड उठा रहा है, मुझे ये जो है पेज एक तरह का खास हमें देता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैक एड्रेस जो इसके साथ बाइंड होगा तो उसको यही चीज़ मिलेगा। वेब यूटिलिटी बेस्ड यूटिलिटी जो ये चीज़ है, ये जो चीज़ आपको ओपन कर रहे हो, टास्क वगैरह जो है वेब पेज ओपन कर रहे हो, वो सिर्फ आपके यही पीसी को मिलेगा, किसी और पीसी को नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके, तो राउटर को वगैरह जो भी करना है तीसरे से कर सकते हो, लेकिन अभी मैं ऑल पर रिमोट मैनेजमेंट कर सकते हो। रिमोट मैनेजमेंट पे ये जो है पोर्ट नंबर वेब मैनेजमेंट 80 रखा हुआ है, तो ये वेब मैनेजमेंट के अच्छा है कि आप IP एड्रेस डाल दो और कोई भी पोर्ट नंबर अंदर की HTTP सर्विस 80 पर चल रहा है अभी, तो HTTP प्रोटोकॉल पर चल रहा है, लेकिन HTTPS की हम बात करें तो हमारा 443 आएगा। तो आप 443 ही रखिए और वो सीधा डायरेक्ट करेगा आपकी वेब पेज के ऊपर, और उसके अंदर आपका रिमोट मैनेजमेंट IP एड्रेस आपको डालना होगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 192.168.0.20, हाँ इस तरह से मैं लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने दिया सेव करूँगा, अब किसी भी नेटवर्क में जाता हूँ, कोई भी कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ, तो मुझे जो है ये IP एड्रेस मुझे डालना ही है, क्योंकि इस तरह से डालना ही होगा। ये IP एड्रेस तो मैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ तो मुझे डाल रहा ही होगा। लेकिन मेन चीज़ क्या होगी कि जैसे ही मैंने IP एड्रेस नहीं डाला तो मुझे जो इस तरह से लिखना होगा 443, ये जो है डबल डॉट लगा है, ये इस तरह से लगकर मुझे एंटर करना होगा। तो ये जो सीधा उस सिस्टम के अंदर जाएगा जो हमारा राउटर के अंदर में अलाउ किया है। तो ओके, पेरेंट कंट्रोल्स जो होता है वो मैंने समझा दिया था कि कितने लेवल्स पर कौन कौन से किसको जो है आपको अलाउ करना है। एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो भी मेरे को समझा था। रूल जो होती है वो सेट हमें करने होते हैं। रूल क्या होता है, तो रूल मैनेजमेंट वगैरह आप चाहते हो कौन से किसको अलाउ करना है, कौन से लैन नेटवर्क के अंदर अलाउ करना है। होस्ट जो होता है, अब होस्ट किसे कहते हैं ये चीज़ ध्यान में रखिए कि एक ही फंक्शन के अंदर हमें बहुत सारे जैसे लैन कनेक्टिविटी चाहिए, जिसको मुझे जो है रोकना है या तो फिर बंद करना है या तो फिर उसको इसकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन या तो फिर बहुत सारे जो है यहाँ पर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। ओके, टारगेट रख सकते हो आप, टारगेट बना सकते हो कि ये जो कंप्यूटर है बार बार जो है इसे सिस्टम जो है यूज करने की कोशिश करता है। तो टारगेट से आप कुछ नया एक रूल्स क्रिएट कर सकते हो, लैंड के अंदर कंट्रोल कर सकते हो कि उसकी इंटरनेट की एक्टिविटी कितनी है, सब कुछ जो है डिटेल्स दे सकते हो। तो कैसे करोगे, एड न्यू पर जाओगे, उसका IP एड्रेस जो होता है मैक पर रखना चाहते हो, URL एक्सेस करना चाहते हो, कोई भी एक्सेस कंट्रोल रूल के आप रूल डालो। तो पहले आप रूल डालने से पहले आपको क्या करना होगा, उस कंप्यूटर का IP एड्रेस डालो या तो फिर मैक एड्रेस अच्छा रहेगा। तो मैक एड्रेस डालो और उस कंप्यूटर का नाम डाल दो कि भाई ये HR कंप्यूटर का है, HR कंप्यूटर है, HR का फिर उस व्यक्ति का नाम, फिर उस कंप्यूटर के नंबर का नाम डाल दो, नंबर डाल दो। तो मान के चलते कि HR डिपार्टमेंट 23 नाम का 23 नंबर का कंप्यूटर, उसका जो आदमी जो काम कर रहा है, तो हम ले लेते हैं कि अजय करके ले लेते हैं हम नाम, ये चीज़ लिया। तो HR डिपार्टमेंट का 23 नंबर का कंप्यूटर है और ये अजय यूज़ कर रहा है, उसका मैक एड्रेस आप ले लो और सेव करो। ओके, IP एड्रेस अगर लेते हो तो किसी भी कारण वो चेंज हो जाएगा, तो इतना ये काम नहीं कर पाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना।
मैक एड्रेस डालोगे, सीधा सेव करोगे। अब कोई भी रूल बनाओगे तो इसी के सिस्टम के थ्रू बनेगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अलाउ करता हूँ, ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो है मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी। कोई भी ये रूल बना तो डिनाई कर अलाउ करोगे तो रूल क्या बनना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, तो उसकी जो होती है पॉलिसी बनानी पड़ती है। ओके, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी एडवांस राउटिंग वगैरह मैंने आपको समझाई थी। ओके, एडवांस राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो, वो मैं इसको के समझाऊंगा। बैंडिंग कंट्रोल होता है। ओके, बैंडिंग कंट्रोल क्या होता है, इंक्रीज बैंडिंग, इंक्रीज बैंडिंग। तो इंक्रीज बैंडिंग और इंक्रीज बैंडिंग ये अलग अलग होती है। इसके अंदर आपको बैंडविड्थ सेटअप करनी होती है, जिसको स्पीड हम बोलते हैं इंटरनेट की। तो कंट्रोल करना चाहते हो कि अपलोड और डाउनलोड स्पीड वगैरह, तो कर सकते हो। ओके, आईपी एंड मैक बाइंडिंग होता है। अब ये चीज़ क्या होती है, आईपी एंड मैक बाइंडिंग, ऐसे ये एआरपी बाइंडिंग होती है। ये एआरपी बाइंडिंग होता है, कंट्रोल करता है पूरा खास तरह की कंप्यूटर की नेटवर्क के लैन को। ओके, ये चीज़ बहुत कुछ आपको देखने को मिलती है कि अगर आपको कोई नया आईपी एड्रेस असाइन करना है किसी भी पीसी को, और वो कभी भी चेंज ना हो, अगर आपको बाइंड करना है, तो ये एआरपी के अंदर होता है वही सेम जिस डीएचसीपी की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। क्योंकि ये जो इसको रीअसेंबल करने के लिए अभी नया कोई आइटम आया, तो वो उसको उस जगह पर मन की चलती कि वो कंप्यूटर तो बंद हो गया, आपने मैक एड्रेस डालना हुआ है लेकिन कंप्यूटर बंद हो गया, आप क्या करोगे, वो आईपी एड्रेस को निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए मैक एड्रेस उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर तो बंद हो चुका है, तो कैसे उसका मैक एड्रेस पता चलेगा, कैसे। तो ये जो होता है, ये एआरपी का एक खास तरह का हमें बेनिफिट मिलता है। कभी कभी हमारा कंप्यूटर के अंदर पूरा सर्किट बोर्ड जल जाता है, कभी कभी हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं पाता, तो इसका मैक एड्रेस आपको पता ही नहीं है, मैक एड्रेस आप जानते ही नहीं, और जानने के लिए भी आपको कंप्यूटर चालू करना पड़ता है, लेकिन है ही नहीं तो फिर कैसे करोगे। तो यही मैक एड्रेस के बारे में आपको समझना होता है। ओके, बेसिकली हम जान तो लेते हैं क्योंकि हम उसकी एयर, हम जो है जब भी कोई डीएससीपी के अंदर क्या रिजर्वेशन करते हैं हम, तो ऐड न्यू पर जैसे ही क्लिक करते तो हम उसका जो आईपी एड्रेस मैक एड्रेस स्टेटस डाल देते हैं और सेव कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ हो गया। पर मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आईपी एड्रेस तो उसी को ही मिलेगा जो मैक एड्रेस बाइंड है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लेवल्स पर ये जो है एआरपी हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि अभी एक सिंगल है, अभी मेरे सामने है और ये अनलोडेड है। ओके, लोड पर नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो बाइंडिंग सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं, डिपेंड करना चाहते हैं, बाइंड करना चाहते हो। एआरपी की लिस्ट हमें जो मिलती है यहाँ पर। ओके, अभी ये जो है मैंने बाइंड किया हुआ है यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं कि डायनामिक डीएनएस। ओके, तो डीएनएस जो होता है, डायनामिक डीएनएस जो होता है वो किस तरह से होता है, मैंने आपको ये जो है ऑटोमेटिकली डीएनएस के ये सिस्टम होता है। तो डीएनएस जो होता है DYN, इससे आप एलोकेट कर सकते हो। डीएनएस चाहता हूँ आप, डीएनएस आपके पास है ही नहीं, नो आईपी डॉट कॉम से आप मतलब कि आप अपना खुद का आईपी डोमेन नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो यहाँ पर। तो कंपनी, अगर आपके पास कोई भी डीएनएस डालना चाहते हो तो यहाँ पर अपना खुद का कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, और यूजर नेम पासवर्ड डाल दो, यहाँ पर एडमिन अकाउंट का डाल दोगे तो भी चलेगा, और इनेबल डीएनएस करना पड़ेगा। ओके, और फिर आपको लॉगिन करना है। ओके, तो एक डीएनएस सेटिंग जो होता है, ये राउटर जो हमें ऑफर करता है कि डोमेन नेम सिस्टम की फीचर्स को हम असाइन करते हैं फिक्स होस्ट के लिए। फिक्स होस्ट मतलब कि हमारे जितने भी कंप्यूटर हमारे साथ कनेक्ट है उसका डोमेन नेम चेंज ही ना हो। ओके, भले वो इंटरनेट आईपी एड्रेस पे चल रहा है, भले वो यूजफुल हो रहा है, तब भी जो है हमारी खुद की अपनी वेबसाइट है। ओके, हमारी खुद की अपनी आईपी एड्रेस है, हमारा खुद की फाइल एफटीपी सर्वर है, तो उसको बिहाइंड राउटर के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें ज़रूरी है साइन अप करने के लिए। ओके, और हमें प्रोवाइड करना पड़ता है डायनामिक डीएनएस की आईपी और उसका डोमेन नेम। ओके, और कोई भी डायरेक्टली यूज़ ना कर सके इसलिए हमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ता है। ओके, तो अगर मैं डोमेन नेम डालूँ और अपना, जैसे कि ये जो है ये
हमारा DNS है, तो आपको नहीं चाहिए IP, आपको खुद का अपना चाहिए तो आप डोमेन नेम डालो या तो फिर आपका सेटअप कर सकते हो और लॉगिन कर सकते हो, तो खुद का भी आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो कि ये चीज़ होती है। IP वर्जन 6 जो है मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर वेन का भी IP वर्जन 6 आता है, लैन का भी आता है। तो हम जो IP वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं, ये जो है IP वर्जन 4, और ये जो है IP वर्जन 6 का एक डेमो दे रहा हूँ आपको कि IP वर्जन 6 मैंने आपको समझाया था। एक एग्जांपल लेते हैं कि इनेबल IP वर्जन 6 करते हैं और सेव करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, और लैन के अंदर आप जान सकते हो कि ये जो है IP एड्रेस, तो IP वर्जन 6 लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। उसको इनेबल करोगे तो ऑटोमेटिक आप IP वर्जन 6 में जाइए और इनेबल करिए और ऑटोमेटिक पर रखिए, तो IP वर्जन 6 आपको जो है मिल सकता है। सिस्टम की टूल्स के अंदर वही सेम चीज़ है, आपको टाइम चेंज करो कि वही चीज़। अच्छा है कि आप इसको जो है इसको गेट यही रखो आपको ऑटोमेटिकली, यहाँ पर इंडिया रख दो, ओके, या तो फिर इन आपकी कंप्यूटर के अंदर से भी आप ले सकते हो। डायग्नोस्टिक, अगर कोई भी राउटर के अंदर प्रॉब्लम है और मुझे पिंग करवाना है तो मैं स्टार्ट करूँगा। अभी तो एरर मुझे देगा क्योंकि मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ कोई भी IP एड्रेस वगैरह, क्योंकि IP एड्रेस मुझे डालना होगा। तो 127 और मैं दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी का राउटर हो, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी। ये जो है मैंने डाला, ओके, और मुझे इसको पिंग करता हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, देख सकते हैं मुझे पिंग मिल रहा है, मतलब कि ये से हुए IP एड्रेस चल रहा है। अगर मैं कोई भी IP एड्रेस डालूँ, कोई भी इसका मैं कंपनी का डालता हूँ, तो कहने का मतलब कि मुझे वो बताएगा कि वो ऑन है या नहीं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये मुझे बता रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा कंप्यूटर एंटर है, मतलब कि कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, राउटर को चेक करने की ज़रूरत है कि तीन ही चीज़ों के लिए, एक्चुअली मैं 4 तरह के, लेकिन तीन ही चीज़ों के लिए इस तरह से यूज़ किया जाता है। पहला तो राउटर के अंदर हमने राउटिंग की हो, तब इस IP एड्रेस के थ्रू हम पिंग करवा कर चेक कर दे कि हमारा राउटिंग हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरा कारण होता है हमारा जो भी कनेक्ट किए सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे कि हमारा फायरवॉल हो गया, हमारा जो एक तरह का सिक्योरिटी सेटअप, फिर जो भी कैमरास वगैरह हो गए उसके लिए हमारा हो गया। तीसरी चीज़ जो होती है सर्वर जो होता है, उसके लिए हमारा जो सिस्टम हो गया। ओके, तो इस चीज़ के लिए हमारे जो है हम डायनामिक टूल्स ये यूज़ करते हैं। ओके, ट्रेस राउट करोगे तो ट्रेस राउट में क्या मिलता है कि ट्रेस करने को मिलता है, एक ट्रेसिंग होती है। ओके, थोड़ा सा हम कोई भी वेबसाइट वगैरह जो होती है या तो फिर कोई भी सिस्टम हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। अभी मैं इसको बंद कर दूंगा। अभी मैं फॉर्म में अपडेट करना चाहते हैं अपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, तो अपडेट यहाँ से कर सकते हो, या तो फिर TP लिंक में से जो है आपको डाउनलोड करना होगी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मुझे कोई भी जगह पर मुझे USB का पोर्ट नहीं मिल रहा, मतलब USB का जो मिला ही नहीं मुझे। तो USB कभी कभी जो है हमें यहाँ पर पोर्ट मिलता है, ओके, कभी कभी नहीं मिलता, किसी राउटर में होता है, कुछ राउटर के अंदर नहीं होता है। ओके, तो अब कैसे हम ले हमारा डेटा का बैकअप, तो ये जो है आपको चूज फाइल लेनी होगी। तो ये जो है क्या करता है रिस्टोर करने के लिए, लेकिन पहले बैकअप लेना, बैकअप पर क्लिक करना है। तो आपको जो है आपको एक कनेक्शन करना होगा आपकी मेन सिस्टम के अंदर, या फिर आपको इसकी DSL राउटर के अंदर हमारे जो कनेक्टिविटी होती है FTP सर्वर वगैरह बनाना होता है यहाँ पर। अगर वो नहीं है तो आपको रिस्टोर करने के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो जैसे चूज फॉर करता हूँ तो इसके अंदर वही चीज़ आपको ओपन होगी यहाँ पर। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। रिबूट करना तो रिबूट करोगे डायरेक्ट सीधा रिबूट करना है। तो जैसे मैं रिबूट करता हूँ तो जो भी मैंने सेटिंग्स की है वो जो है रिलोड हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से मेरे सिस्टम जो पूरी रिलोड हो सकती है। अब मेन चीज़ ये होती है कि सिस्टम टूल्स के अंदर ही हमारा जो है पासवर्ड, ये पासवर्ड कौन सा है ये चीज़ ध्यान में रखिए।
वो पासवर्ड की बात हो रही है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है। ये बहुत ही ध्यान में रखना, क्योंकि हम जो है नया राउटर लेते हैं और उसके अंदर हमारा यूज़र नेम पासवर्ड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्टली एडमिन ही होता है, यूज़र एडमिन ही हमारा पासवर्ड होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का अपना पासवर्ड यूज़ करूँ। ओके, तो आपको जो है ओल्ड यूज़र नेम डालना है, ओल्ड यूज़र पासवर्ड डालना है। तो हमारा जो पुराना वाला जो है वो एडमिन लिखा हुआ है और फिर पासवर्ड था वो हमारा एडमिन था। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो राउटर जो है वो यूँ कही कि सिस्टम का मेन इम्पोर्टेंट डेटा है। अब न्यू यूज़र डालना है तो डाल सकती हो, मैं डालूँगा अब नया यूज़र। तो ये जो भी यूज़र होगा ये हमारा एडमिन ही होगा, ध्यान में रखना। और ये न्यू यूज़र नेम पासवर्ड जो होता है वो 15 कैरेक्टर या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो मैंने जो है ओल्ड यूज़र नेम जो है हटाना है और पासवर्ड भी मुझे हटाना है। और मुझे अपने इस राउटर की सेफ्टी के लिए ये सारी सेटिंग जो है ओपन ना हो, इस वजह से जो है ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। तो जैसे कि मैं लेता हूँ कि टीपी लिंक मैन यूज़र। ओके, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये जो है ये आईपी यूज़र नेम जो है मिले। ओके, अब हम जो है यहाँ पर पासवर्ड ले लेते हैं। ये जो पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये पासवर्ड और यूज़र नेम अलग है। ये यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, राउटर की सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए, ये जो सेटिंग्स हम कर रहे हैं इसके लिए, ताकि कोई भी आकर आपके सिस्टम के अंदर जो है बार बार सेटिंग चेंज ना कर दे। अभी मैंने कंप्लीट किया और सेव कर देना है। जैसे सेव करोगे तो यहाँ पर जो है ये सेव करोगे तो राउटर जो है हमें बताता है कि हमारा कितना पासवर्ड सेव होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैं करता हूँ, सेव करता हूँ तो सेव हो जाएगा, थोड़ा टाइम हमें लगता है और रीबूट हमें करना होगा। फिर बाद में जो है हमें यही यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो पहले सेव करने से पहले और रिबूट करने से पहले ये ध्यान में रखना कि यूज़र नेम और पासवर्ड याद कर ले, या तो फिर नोटपैड के अंदर इस तरह से आपको करना है। नोटपैड, ओके, नोटपैड ओपन करोगे और नोटपैड के अंदर इस तरह से जो है यूज़र नेम पासवर्ड डाल देना है। इस तरह से मैं पिछले भी समझाया था कि एडमिन की जगह पर अब हमारा नया यूज़र आ चुका है, इसका नाम है हमारा ये वाला नाम। ओके, ये नई फैसिलिटीज आ चुकी है। तो जो तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ें। तो ये एंटर किया और पासवर्ड जो हमने जो रखा था वही पासवर्ड हम लिख देंगे यहाँ पर। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमें ये बताता है कि किसे और किस तरह से हमें कनेक्टिविटी करनी है। सेव करूँगा और ये चीज़ हो जाएगा। ओके, सिस्टम का लॉग होता है। सिस्टम के लॉग के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, क्या क्या यूज़ हो रहा है, HTTP DHCP जो भी करते हो ये लॉग होता है। और यही हमें काम आता है कि ये चीज़ कब कब कौन सी हुई थी, इमरजेंसी कब आए, नोटिस क्या आई थी, सब कुछ जो है हमें ये चीज़ मिलती है। ओके, अब स्टेटिक्स के अंदर जाते हैं। स्टेटिक्स के अंदर हमारा जो राउटर का स्टेटस मिलता है। अब ये ट्रैफिक स्टेटिक्स पर हमें चाहिए तो हमें इनेबल करना होगा और फिर सेव करना है। ओके, स्टेटिक्स जो होते हैं वो मैक एड्रेस, पैकेट, बाइट्स, पैकेट्स और भी बहुत कुछ ऑपरेशनल वगैरह जो है वो डाल सकते हो। ओके, डिपेंड आपके ऊपर है। और इसके अंदर लॉग आउट करना तो लॉग आउट भी आप कर सकते हो। ओके, तो फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग, DMZ सब कुछ मैंने आपको समझाया हुआ है इस वाले राउटर्स के अंदर। अगर हम ईमेल सेटिंग्स की बात करें तो ईमेल सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन जो है वो मेरे ख्याल से नहीं हमें दिया गया है यहाँ पर। ओके, देख सकते हो यहाँ पर ईमेल वाला सेटिंग्स जो है कुछ राउटर के अंदर कुछ मिलते हैं, कुछ राउटर के अंदर चीज़ नहीं मिलती हैं। यही हमारी सिस्टम की मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पर।
तो ये जो है ईमेल्स के बारे में हमारा कोई सिस्टम जो है नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है कि ईमेल्स वगैरह जो अच्छी, ये वाला राउटर तो इसके अंदर ईमेल्स वाला सेटिंग्स मिलता है, लेकिन इसके अंदर ईमेल वाला नहीं है। इसके अंदर WDS की सिस्टम मिलती है, और ये WPS की मतलब कि इसको हमें चाहिए कि एक एग्जांपल देता हूँ कि WDS की सर्वर, WPS ने WDS की सर्वर, इसको उसको एक्सेस पॉइंट बना सकते हो, लेकिन इसको अंदर इसके अंदर WDS है ही नहीं। ओके, तो ये बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है वन बाय वन। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में और नए राउटर्स के बारे में समझेंगे, D-Link के बारे में, एक्स्ट्रा राउटर्स के बारे में। ओके, तो क्या होता है, किस तरह से होता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से समझेंगे कि क्या है, किस तरह से हमारा जो ये राउटर जो है वो बहुत ही काम आता है, और ये इम्पोर्टेंट सेटिंग्स वगैरह होती है। तभी तो मैं इसको जो है लॉग आउट कर देता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद फिर से वही चीज़, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हमारा वही होगा। ओके, जब तक कि मैं वो पासवर्ड यूज़र नेम ना डालूँ ये वाला, तब तक मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो इस तरह से आपको राउटर जो है कनेक्शन करना होता है। ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से एक और नया राउटर्स के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।